पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक पैदावार हेतु अलसी की फसल में किए जाने वाले आवश्यक प्रबंधन, जाड़े के मौसम में स्वस्थ सब्जी नर्सरी उगाने के लिए लो टनल पॉलीहाउस एक अच्छी तकनीक, अच्छी उपज हेतु गेहूं की फसल में उगने वाले खरपतवारों की रोकथाम, तिलहनी फसल अलसी की बुआई जिन किसान भाइयों ने समय से की है, उस फसल में इस समय फूल से लेकर कैप्सूल बन रहे हैं और इससे अधिक दाना बने, इसके लिए जरूरी है कि फसल में समसामयिक कार्यों को सही प्रकार से करें, तभी आप अपनी अलसी की फसल में आशा के अनुरूप उपज ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय अलसी की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी के डॉक्टर शंकर सिंह। अलसी जो है तिलहनी फसलों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका तेल, इसका दाना औद्योगिक नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान भाइयों को खास तौर से इसमें इस अवस्था पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जब फूल और इसमें फल बन रहे हैं तो खेत में जो है नमी की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, जितनी आवश्यकता है वो। यद्यपि जो है इसमें सिंचाई की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है की सिंचाई इस अवस्था पे बहुत आवश्यक है। इस अवस्था पे सिंचाई नहीं करते हैं तो फिर फूल और फल में बहुत कमी आएगी और उसमें दाने का आकार भी बहुत कम हो जाता है, तो वजन कम हो जाता है और पैदावार पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसी दशा में हल्की सिंचाई बहुत आवश्यक है। इसमें भारी सिंचाई कतई न करें और इस तरीके से जो है वो सिंचाई पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात इसमें आती है उर्वरक की। तो उर्वरक में बहुत ज़्यादा इसमें उर्वरकों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी कम से कम 30-40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25-30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास। और इसमें सल्फर जो है, चूँकि तेल वाली फसल है इसलिए गंधक की मात्रा भी 15 से 20 किलोग्राम देने पे अच्छे परिणाम इनके देखने को मिले हैं। तो इस समय तो सारा उर्वरक जो है वो हमारा बेसल ड्रेसिंग में किसान भाइयों ने दे ही दिया है। किसान भाइयों, आप अपनी अलसी की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो बची हुई यूरिया की शेष 65 किलोग्राम मात्रा है उसका फसल पर टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग कर दें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। जहाँ तक फसल सुरक्षा की बात है, इसमें विशेष कोई रोग नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी एक कीड़ा है जो कैप्सूल बनता है, जो उसका फल बनता है, उसको क्षति पहुँचाता है। तो उसके लिए जो है कोई भी दवा जो इंसेक्टिसाइड है, वो कीटनाशी दवा है, उसका एक छिड़काव हो जाए तो वो कीटनाशी जो आपका कैप्सूल बोरर है वो उस पर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जहाँ तक कीटनाशी का सवाल है, रोगार है, इस तरीके के कोई भी कीटनाशक लेकर के 1-1.25 लीटर मात्रा इसकी जो है 1 हेक्टेयर में 500-700 लीटर पानी में घोल बना करके और छिड़क देने से ये जो कैप्सूल है, जो कैप्सूल में जो बोरर है ये लगता है, इससे रोकथाम की जा सकती है। जहाँ तक रोग की बात है तो इसमें विशेष कोई रोग नहीं है, लेकिन उकटा रोग के लिए जो है इसमें बीज शोधन बहुत जरूरी है। बुवाई से पहले यदि थीरम कैप या बावस्टीन या ट्राइकोडर्मा पाउडर जो है वो सब सर्वोत्तम है इस समय, उसको 4 से 5 ग्राम मात्रा 1 किलो बीज में मिला करके बुवाई की जाए
तो ये उकटा की बीमारी भी इसमें नहीं आएगी। दूसरा, चने के साथ में यदि इसको सहफसली खेती के रूप में लगाते हैं तो भी उकटा का प्रभाव ना के बराबर देखा गया है। उकटा इसमें फिर नहीं लगता है, क्योंकि चना और ये अलसी दोनों ही जो है मित्रवत फसलें हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं, इसलिए कोई रोग और कीड़े जो है दोनों की सहफसली खेती में नहीं लगने पाते। और दोनों की प्रकृति ही एक सी है, जितना पानी जो है अलसी को चाहिए, जितना चने को चाहिए। तो आमतौर पर इनकी सहफसली खेती, खासतौर से 4-5 लाइनें अलसी की, 1 लाइन चने की, फिर 4-5 लाइनें अलसी की, फिर 1 लाइन चने की, तो ये देखा गया कि बड़ा कारगर फसल उत्पादन के लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अलावा किसान भाइयों, आप अपनी फसल को इस रोग से बचाने के लिए कार्बोडाजिम की 2 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर ड्रिंचिंग कर दें। इस तरह बताए गए प्रबंधनों को अपनाकर किसान भाई आप अपनी अलसी की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने प्रदेश में जो किसान भाई जायद सब्जियों की अगेती खेती करना चाहते हैं, वो किसान इस समय सब्जियों की पौध तैयारी के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन इन दिनों प्रदेश में जोरों की ठंड पड़ रही है, जिसके कारण खुले खेत में सब्जी बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता। यदि बीजों का अंकुरण हो भी जाता है तो अधिक ठंड के चलते पौधे मर जाते हैं। ऐसे में किसान भाइयों, यदि आप लो टनल पॉली हाउस में इसकी नर्सरी तैयार करेंगे तो आप स्वस्थ और अच्छी पौध तैयार कर सकते हैं। इसलिए इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीडी यादव। अभी सर्दी का मौसम है, रात का तापमान काफ़ी कम हो जाता है। उस दिशा में यदि हम सब्जियों की, इनकी टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च आदि की यदि पौध करना चाहेंगे। प्रदेश के जो किसान भाई बेमौसमी सब्जियों की नर्सरी तैयार करके अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए लो टनल में सब्जियों की नर्सरी पौध तैयार करना काफी अच्छा और लाभकारी साबित होगा। तो किसान कैसे उगाए लो टनल में नर्सरी पौध, इस बारे में तकनीकी जानकारी के लिए मिलते हैं। हम जब इन सब्जियों की पौध तैयार करें तो हमको उसको पॉलीथीन की लो टनल के अंदर यदि हम करेंगे तो हमारी पौध ज़्यादा अच्छी होगी और जल्दी भी होगी। हम जब खुले में यदि पौध तैयार करेंगे तो उसके उगने में ही काफ़ी दिन लग जाते हैं और 1.5 से 2 महीने तक हमारी पौध तैयार नहीं होती है। किसान भाइयों को फसल से अधिक उपज तभी मिलेगा जब उन्नत किस्म के अच्छे बीज का चयन करेंगे। तो टमाटर, बैगन, मिर्च व शिमला मिर्च की कौन कौन सी उन्नत किस्में और कितनी है उसकी पैदावार, जो इस प्रकार से है। पॉलीथीन की जो लो टनल तकनीकी है उसमें यदि हम पौध तैयार करेंगे तो हमारी पौध 28 से 30 दिन में आसानी से तैयार हो जाएगी। और यदि इस समय जनवरी के महीने में पौध तैयार करेंगे तो हमें फरवरी के महीने में हम उसको आसानी से लगा देंगे, जिस समय की तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है और हमारी फसल अगेती होगी। तो आपको करना क्या है, पहले आपको क्यारियाँ जो बनानी हैं, उठी हुई क्यारी बनानी है, खाद, गोबर का खाद, सड़ा हुआ गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट और ट्राइकोडर्मा
एजोटोबैक्टर, ये सब मिला के उस खाद के अंदर और क्यारी में डाल दें। और उसके बाद में क्यारी को समतल करके कतारों के अंदर हम बीजों की बुआई करें। किसान भाइयों, किसी भी फसल का मुख्य आधार नर्सरी पौध होता है और फसल में कीट व रोगों का प्रकोप न हो, इसके लिए सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीजोपचार। तो किसान इसके लिए कौन सी दवा लें और बीजों को किस तरह से उपचारित कर बुआई करें, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं। और किसान भाइयों, बीजों की बुआई से पहले एक बात और ध्यान में रखनी है कि हम बीजों को उपचारित करके ही बोएं, ताकि नन्हे पौधे हैं उनमें कोई बीमारी का प्रभाव नहीं हो। तो जब उपचारित करके आप एक एक बीज को कतार में बोएंगे और कतार से कतार की दूरी जो है आप 4 से 5 सेंटीमीटर करने का मतलब करीब 3 आंगुल का फासला रखें एक कतार से कतार के बीच में, और बीज से बीज की दूरी लगभग 1 सेंटीमीटर की रखें। और जब आप इसको लगा दें उसके बाद में हल्का जो वर्मी कंपोस्ट या खाद है बारीक छना हुआ उसके ऊपर डाल कर अच्छी तरह ढक दें। नर्सरी बेड पर लो टनल पॉलिथीन लगाने की सही विधि व दूरी व पॉलिथीन लगाते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। उसके बाद में आप जो पॉलिथीन जो मैं बता रहा हूँ लो टनल, उसके सरिये आप 1.5 मीटर की दूरी पे उसके ऊपर लगा दें और उसके ऊपर 40 माइक्रोन अर्थात 200 गेज की सफ़ेद पॉलीथीन शीट आप उससे उसको ढक दें। और साइडों में जो दोनों तरफ है चारों तरफ से मिट्टी से उसको अच्छी तरह दबा दें। पानी यदि आप देंगे तो उसको बूंद बूंद सिंचाई से उसके पानी दे सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने जाना लो टनल में सब्जियों की पौध तैयार करने के बारे में। अब आइए जानते हैं इसमें नर्सरी पौध तैयार करने के फायदे कौन कौन से हैं। और इसका फायदा क्या होगा कि जब पॉलीथीन से आपने उसको ढक दिया है तो जब रात का तापमान हमारे सर्दियों के अंदर जनवरी के महीने में 2-4 डिग्री के आसपास होता है तो हमारी पौध आसानी से नहीं बढ़ पाती है। और पॉलीथीन शीट से अपने ढकने से अंदर का तापमान करीब 12-13 डिग्री बढ़ के और 15-16 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है और दिन का तापमान वैसे थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस तरह से उसका अंदर हमारी जो पौध की बढ़वार के लिए औसतन जो उसका तापमान चाहिए हमारे को 18-20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए वो हमें मिल जाता है और हमारी पौध बिल्कुल स्वस्थ रोग रहित उसके अंदर जल्दी तैयार होगी। और पौध को क्योंकि हम उसमें ज़मीन के अंदर खाद और वो दे रहे हैं, फिर भी कई बार सूक्ष्म तत्वों की और जो अपने पोषण तत्व हैं उनकी कमी होती है। तो उसके लिए हम जो पानी में घुलनशील उर्वरक हैं जो कि NPK के नाम से आते हैं उनको 5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के और पानी में उसको दे सकते हैं तो उसकी अच्छी बढ़वार होगी। इस तरह से जो हम पौध तैयार करेंगे तो सही समय पे बिल्कुल बीमारी रहित और मजबूत स्वस्थ पौध तैयार होगी। खेत में उसको लगाएंगे। तो हमारा उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी और अगेती फसल मिलेगी। तो किसान भाई को उसका मुनाफा भी पैसा भी जब बाजार में बेचेगा तो ज़्यादा मिलेगा। प्रदेश में इस समय गेहूं की फसल बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर खेतों में खड़ी है और फसल में इस समय कई प्रकार के खरपतवार उगकर सिंचाई जल और खाद उर्वरकों का उपयोग कर गेहूं की फसल को कमजोर कर देते हैं, जिनका समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो गेहूं की उपज में 30 से 40% तक कमी आ जाती है। इसलिए समय रहते इन खरपतवारों की रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में खरपतवार को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर GS पनवार। कि गेहूं में जो खरपतवारों की हमारी समस्या है, ये समस्या आप लगातार देखते हैं कि आप गेहूं बोते हैं और गेहूं के साथ साथ बहुत सारे ऐसे घास हैं जो उगते हैं।
किसान भाइयों, अभी आपकी गेहूं की फसल बुआई के अनुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्था पर होगी और इस समय गेहूं की फसल में सिंचाई एवं नमी के चलते खरपतवारों का प्रकोप अधिक हो रहा होगा। तो आपकी फसल में कौन कौन से खरपतवारों का प्रकोप होता है, आइए जानते हैं। और उसमें मुख्यतः 3 प्रकार के घास हम देखने को मिलते हैं। एक होते हैं चौड़ी पत्ती के घास, जिसमें बथुआ है, पालक है, जंगली पालक है और खरबथुआ हम जिसको बोलते हैं। दूसरे हमारे कोर्नोपस डिडीमस, जो 36 प्रकार का घास आ जाता है, ज़मीन के ऊपर ही फैलता है। और अन्य प्रकार के भी बहुत सारे चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, जैसे जंगली चौलाई है या जंगली मटर है, या और कह सकते हैं कि आप देखोगे जंगल सरसों टाइप के बहुत सारे खरपतवार आपके उगते हैं, तो ये चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं। दूसरा ग्रुप जो खरपतवारों का है वो संकरी पत्ती के खरपतवार हैं, जिसमें बन गेहूँ, बन जई, दूब घास आप देखोगे। तीसरे प्रकार के खरपतवार हमारे मोथा ग्रुप के हैं। मोथा ग्रुप में भी 2-3 प्रकार के मोथे होते हैं, लेकिन एक ही मोथा ज़्यादातर गेहूँ में दिखाई देता है। तो अब इसके नियंत्रण की बात आती है कि हम इसका नियंत्रण कैसे करें। किसान भाइयों, अभी आपने जाना इन खरपतवारों की पहचान एवं इनके लक्षण के बारे में, और अब आइए आप जानते हैं कि इन खरपतवारों की रोकथाम किस तरीके से करें जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी हो। कि जब हम पहला पटवन करते हैं, कुछ पटवन करने से पहले ही घास उग जाती है और कुछ पटवन करने के बाद बहुत सारा घास उग जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे ही वो अंकुरित होते हैं और छोटे छोटे जो घास के बीज होंगे वो अंकुरित कर जाएंगे सब ऊपर, तो आप देखोगे कि चौड़ी पत्ती वाले, संकरी पत्ती वाले बहुत सारे घास ऊपर आपको दिखाई देंगे। तो चौड़ी पत्ती वाले घास के लिए तो 2,4-D 0.75 किलोग्राम AI पर हेक्टेयर का हम प्रति हेक्टेयर का व्यवहार कर सकते हैं। और यह बुआई के आपने गेहूं की जो पटवन दिया है, पटवन करने से 1 सप्ताह बाद जब खेत में गीला आप देखोगे पैर ना धसे, तो आप उस समय पर खुली धूप में उसका स्प्रे कर सकते हैं। कि हमारे पास संकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, जिसमें मुख्यतः आइसोप्रोट्यूरान है। पानी की मात्रा वही लगभग 400 लीटर पानी हमको चाहिएगा प्रति हेक्टेयर, और इसकी 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व की मात्रा प्रति हेक्टेयर हमको छिड़काव करनी होती है। सभी प्रकार के खरपतवार हैं, चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती। तो इस स्थिति में टोटल नाम का पैकेट बाजार में उपलब्ध है, और संदेश नाम का पैकेट बाजार में उपलब्ध है, और वेस्टा नाम से बाजार में उपलब्ध है। टोटल ये दूसरे खरपतवार नाशी हैं। इनमें चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती वाले दोनों ही खरपतवार नाशी उपलब्ध हैं। अगर खाली चौड़ी पत्ती के वाला घास ज़्यादा है, इसमें खाली 2,4-D या दूसरा खरपतवार नाशी मेटसल्फ्रोन मिथाइल आता है, जो उन दोनों का हम स्प्रे करके, हम जानते हैं कि 1 एकड़ का छिड़काव करने के लिए हमको 8 से 10 टंकी पानी की लगेगी। तो 8 से 10 लीटर पानी में ही हम उसका मिश्रण बना लें, और उस मिश्रण को 1 लीटर पानी लेकर के एक टंकी में डाल के हम लोग आसानी से पूरे खेत में छिड़काव कर सकते हैं 1 एकड़ क्षेत्रफल में। तो इससे हम लोग खरपतवार नियंत्रित कर सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक की कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर HS कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में पिछले सप्ताह से रात के तापमान कम बने रहने से गेहूं की सभी अवस्थाओं की फसल में गुणात्मक वृद्धि हुई है। इस सप्ताह के आगे आने वाले दिनों में हल्के से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। दिन एवं रात के तापमान में गिरावट होने एवं बारिश न होने के कारण किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि
किसान भाई गेहूं की फसल में गांठ बनने की अवस्था पर सिंचाई अवश्य करें। इसके अलावा गन्ने की पेड़ी अथवा लाही की कटाई के बाद देर से बोई ताज मूल जड़ बनने की क्रांतिक अवस्था की फसल में इस सप्ताह सिंचाई करें तथा ओट आने पर 30 से 35 दिनों की फसल में लगभग 30 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से भुरकाव करें। भुरकाव उस समय करें जब फसल में ओस न जमी हो। गेहूं की जो फसल पीली पड़ रही हो उसमें यूरिया का हल्का भुरकाव करें अथवा जिंक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देने पर 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2 किलोग्राम यूरिया 400 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। ऐसे मौसम में गेहूं की किसी भी अवस्था की फसल में किसी प्रकार के कीट अथवा बीमारी लगने की संभावना नहीं है। अतः किसान भाई गेहूं की किसी अवस्था की फसल पर इस सप्ताह किसी प्रकार के कीटनाशी या फफूंदनाशी का छिड़काव नहीं करें। पिछले सप्ताह का मौसम खेतों में खड़ी चना, मटर, राजमा, मसूर आदि फसलों हेतु अनुकूल रहा था। इस सप्ताह के तापमान भी इन सभी फसलों की उचित बढ़वार हेतु लाभकारी रहेंगे। किसान भाई इन फसलों में खुरपी की सहायता से निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को निकालें, जिससे भूमि में हवा एवं तापमान का सही संचालन हो सके। इस सप्ताह भी दिन एवं रात्रि के तापमान कम रहने, कोहरा छाए रहने के मद्देनजर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गन्ने की नौलख फसल की कटाई इस सप्ताह भी ना करें। जो किसान भाई लाही एवं आलू की फसलों से खाली हुए खेतों में बसंतकालीन गन्ने की बुआई करना चाहते हैं, वे इन खेतों की जुताई करें। गोबर की सड़ी खाद उपलब्ध होने पर 80 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से खेतों में डालकर मिट्टी में मिला दें। जो किसान भाई सूरजमुखी की बुआई करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे लाही अथवा आलू की फसलों से खाली हुए खेतों की भलीभांति जुताई कर संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर पलेवा करें। बुआई हेतु सूरजमुखी की उन्नत प्रजातियों जैसे संकर किस्मों में रंझा, राजा, बादशाह, हीर, दिव्यामुखी, MSFS 8, KBSH1, NSFH 9 आदि या संकुल किस्म जैसे मॉडर्न, पेडाडोबिक आदि अथवा किसी क्षेत्रीय किस्म के प्रमाणित बीजों की बुआई करें। प्याज की रोपाई हेतु इस सप्ताह मौसम अनुकूल रहने की संभावना है। अतः किसान भाई उचित विधि द्वारा प्याज की रोपाई पंक्तियों में इस सप्ताह करें तथा रोपाई के बाद फव्वारे की सहायता से हल्की सिंचाई कर दें। ध्यान दें कि यदि पौध अधिक दिनों की हो गई हो तब पत्तियों का ऊपरी भाग काटने के बाद रोपाई करें। आलू की तैयार फसल की टहनियां यदि सूख गई हो तब इन्हें जमीन की सतह से काट दें और अगले सप्ताह आलू की खुदाई करें। सब्जी हेतु राजमा की बुआई हेतु इस सप्ताह मौसम अनुकूल बने रहने की संभावना है। अतः जो किसान राजमा की खेती करना चाहते हैं वह इसकी पंत अनुपमा, पंत बीन 2, BL बोनी बीन 1, पूसा पार्वती, कंटेंडर आदि किस्मों की बुआई कर सकते हैं। ऐसे मौसम में टमाटर की फसल में पिछैती रोग लग सकता है। इसके नियंत्रण के लिए साफ मौसम रहने पर इंडोफिल M45 की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। इस समय गन्ने के अगोले की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सलाह दी जाती है कि पशुपालक भाई पशुओं से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए 1/3 भूसे में 2/3 अगोला काट कर खिलाएं और रातिब की मात्रा कम कर दें। सभी प्रकार के पशुओं को स्वच्छ एवं ताजा पानी ही पिलाएं। इस सप्ताह तापमान में गिरावट होने के कारण एवं शीतलहर चलने के मद्देनजर पशुओं को रात्रि में पशुशाला के अंदर ही बांधें। ठंड के कारण यदि कोई पशु बीमार हो जाए तब नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह लेकर उचित उपचार करवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है बाबूपुरा जालौन से राम बहादुर सिंह ने।
इनके पॉली हाउस में लगी कार्नेशन की फसल में कुछ कीट एवं रोग का प्रकोप हो रहा है और यह इनके नियंत्रण के बारे पर जानकारी चाहते हैं। तो राम बहादुर जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम बात करेंगे कि जो लोग पॉली हाउस में कार्नेशन लगाए हुए हैं और 3 से 4 सप्ताह उनका कार्नेशन लगाए हुए हो गया है। किसान भाइयों, जिस प्रकार से पॉली हाउस पौधों के बढ़वार के लिए अनुकूल वातावरण देता है, ठीक उसी प्रकार से इस फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट एवं रोगों के लिए उचित वातावरण उपलब्ध कराता है, जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो आइए जानते हैं इनकी रोकथाम के बारे में। जिन कीड़ों का प्रकोप होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कीट जो है वो लाल मकड़ी है, रेड स्पाइडर माइट जिसे बोलते हैं, होता है, जो कि फसल को काफ़ी क्षति पहुंचाता है। तो किसान भाई इसके रोकथाम के लिए डाइकोफॉल का 2 ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है एफिड का प्रकोप भी फसलों में कार्नेशन में काफ़ी पाया जाता है। तो एफिड के कंट्रोल के लिए किसान भाई जो है इमिडाक्लोरपिड 17.8 SL आधा ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उपयोग करके इसका रोकथाम कर सकते हैं। तो किसान भाई जो है इन बातों का ध्यान रखकर कार्नेशन की अच्छी खेती करके उचित लाभ कमा सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आशा के अनुरूप उपज प्राप्त करने हेतु रबी फसलों में किए जाने वाले जरूरी कार्य। गेहूं की फसल को क्षति पहुंचाने वाले रोग और उनकी रोकथाम के उपाय। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।